Good morning, everyone. So, we are starting with the last part of factors that affect plant distribution, and this is the effect of temperature on plant distribution in ecology. Okay, so it is similar to the previous videos. Important points have been marked in red so that you can remember them or note them down if you want to. Okay, so let's start with the effect of temperature on plants. Okay, this is an introductory part of the video. uh, Basically plants जो हैं वो अपनी पूरी लाइफ क्लाइमेट को एक्सपोज रहते हैं. कोई घर नहीं होता, कोई एसी नहीं होते, कोई हीटर्स नहीं होते हैं उनके पास. बाहर ही रहते हैं, जैसा भी टेम्परेचर होगा और जैसे भी क्लाइमेट होगा वो उनको वहाँ पे ही रहना पड़ता है, आउटसाइड ही रहना पड़ता है. ठीक है. एंड जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, टेम्परेचर जो है वो अगर आप सिंपल एक 24 घंटे का टेम्परेचर देखें तो इट कैन वेरी फ्रॉम समथिंग अराउंड 8 to 10 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज. ठीक है. लेट्स से आजकल की बात करते हैं. सो द डे टेम्परेचर इज अराउंड 36 एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट नाइट goes down to about 21. सो फ्रॉम 21 डिग्रीज टू 36 डिग्रीज इतना टेम्परेचर का वेरिएशन प्लांट को एक 24 घंटे में फेस करना पड़ता है. अगर आप पूरे साल की बात कर रहे हैं तो फिर गर्मियों में टेम्परेचर गोज समवेयर अराउंड 40-45 एंड इन विंटर्स इट कम्स डाउन टू about 15-18, maybe lower than that. So plants have to deal with a lot of temperature variation throughout the ईयर. ऑफ कोर्स उनमें अडेप्टैशंस हैं ऐसी. कईयों की लाइफ साइकिल इतनी है कि वो एक सीज़न में ख़त्म हो जाती है. ठीक है. कईयों ने ऐसे पार्ट्स बना रखे हैं जो अनफेवरेबल सीजन्स में जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो सिर्फ लोअर पार्ट्स ग्राउंड में डॉर्मेंट रहते हैं, अपर पार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं. कईयों में सीड्स बन जाती हैं. सो देर आर adaptations, but plants have to withstand a lot of temperature variation. ठीक है. इससे इसकी इस पॉइंट की जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसकी इम्पोर्टेंस आप शिम्पर्स फर्स्ट लॉ से लगा सकते हैं, इन विच ही सेज कि एक जनरल वेजिटेशन पूरे प्लानट की देखें तो शायद टेम्परेचर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता हो, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में कैसी वेजिटेशन होगी, कैसे प्लांट्स होंगे, वो मेनली टेम्परेचर कंट्रोल करता है. ठीक है. सो इट इज़ द प्राइमरी factor that controls vegetation in an area. Okay, this is the first law. Second law, if you remember, was that soil is the secondary important factor. Temperature and climate here are the primary important factor. ये डायग्राम आप तकरीबन सारी बुक्स में देख सकते हैं. इसमें ये दिखाया गया है कि अगर हम अर्थ के मिडल से बीच में से स्टार्ट करें, बीच में एक हम इमेजिनरी एक लाइन हम बनाते हैं जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है. ठीक है. अगर वहाँ से स्टार्ट करें और नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, बिल्कुल अर्थ का टॉप जो है वहाँ तक जाएं, तो आपको वेजिटेशन चेंज होती हुई नज़र आती है. इक्वेटर और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नज़र आएगा. थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ ग्रासलैंड, मतलब पेड़ नहीं होगा, सिर्फ बहुत ज़्यादा दूर तक आपको सिर्फ घास ही घास नज़र आएगा, एक आध कहीं पेड़ नज़र आएगा. ठीक है. उससे थोड़ा और ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे. डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनमें कुछ साल के कुछ पीरियड में सारे ट्रीज और प्लांट्स में से, खासकर ट्रीज में से पत्ते झड़ जाते हैं. राइट. देन यू कम टू कॉनिफेरस जोन, जो ठंडे इलाकों में होती है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ होती है, थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं. ये जो फॉरेस्ट हैं इनमें पतझड़ नहीं होती है, पत्ते झड़ते नहीं हैं, और इनके ट्रीज़ जो हैं उनकी एक ख़ास तरह की शेप होती है. बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होते हैं, लंबे होते हैं, सीधे ऊपर को ग्रो करते हैं और पॉइंटेड होते हैं पिरामिड की तरह. उससे भी ऊपर चली जाइएगा तो टंड्रा आ जाता है जिसमें एल्गी और छोटे-छोटे प्लांट्स ही होते हैं, ट्रीज़ गायब हो जाते हैं, और ऊपर जाएँगे तो सिर्फ बर्फ़ नज़र आती है. ठीक है. सो ये जो हम
वेजिटेशन का एक चेंज देख रहे हैं। इक्वेटर में जहाँ बहुत घना जंगल है, वहाँ से लेकर टंड्रा में जहाँ पे आपको सिर्फ एल्गी और ब्रायोफाइट्स मिलते हैं, ये जो चेंज देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. So the same thing is being said here, that if we move from the equator, that is near the middle of the earth, to the pole, that is top of the earth, vegetation types change, and this change is largely due to change in temperature. Okay, main factor responsible for this change is temperature. Okay, वही चीज़ है, थोड़ा सा बेटर डायग्राम में दिखाई गई है. अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, तो नीचे से अगर हम शुरू करें तो नीचे टेम्परेचर उसने बोला है हॉट. तो जो हॉट एरियाज हैं वहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है. अगर बारिश थोड़ी कम हो तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अगर और भी कम हो तो सवाना है, फिर मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट, फिर डेजर्ट है अगर बिल्कुल बारिश ना हो. ठीक है, तो हम फिलहाल इतनी सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अगर क्लाइमेट हॉट है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो वहाँ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, और ठंडा हो गया तो वहाँ एल्पाइन है जिसको हम टाइगा कहते हैं वो होगा, जिसमें सीधे सीधे पेड़ हैं, फैले हुए नहीं हैं और कोन शेप्ड हैं ताकि बर्फ़ उन पे गिरे तो वो वहाँ टिके नहीं, नीचे चली जाए. और अगर बहुत ठंडे इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको एल्गी, ब्रायोफाइट्स, छोटे प्लांट्स ही मिलेंगे, और बिल्कुल ऊपर जाते हैं तो हमें वहाँ पे बर्फ़ ही मिलती है. ठीक है, अगर आप इसके नीचे वाले पोर्शन बेस ऑफ द ट्रायंगल को देखते हैं तो उसमें उसने रेनफॉल के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. ठीक है, वो फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है. आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग टेम्परेचर कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसे वेजिटेशन चेंज हो रही है. ऑलराइट, a very important aspect, a very important effect of uh, temperature on plants is कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्रूटिंग में तब आते हैं या उनकी सीड्स तब बनती हैं जब विंटर्स आने वाले होते हैं. ठीक है, अब नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद बर्फ़ पड़ जाती है, हायर रीचेस में जो ठंडे इलाके हैं वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है. ठीक है, तो ठीक बर्फ़ पड़ने से पहले प्लांट जो है वो सीड्स बना देता है, और जब बर्फ़ पड़ती है तो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है. तो उसकी सीड्स जो हैं वो बर्फ़ में पड़ी रहती हैं. ठीक है, ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, सीड्स डॉर्मेंट रहती हैं, काम बिल्कुल नहीं करती हैं. फिर जब सीज़न चेंज होता है मार्च के बाद, जब थोड़ी गर्मी पड़ती है, बर्फ़ पिघल जाती है तब तक, और फिर वो सीड्स जर्मिनेट करती हैं. तो उनके जेनेटिक्स में ऐसा हो गया, उनकी जीन्स में ऐसा हो गया कि अगर कुछ देर बर्फ़ नहीं पड़ेगी, कुछ देर वो ठंडे एरिया में नहीं रहेंगे, तो वो डॉर्मेंट ही रहेंगे, उनको जर्मिनेशन उनमें होगी ही नहीं, और वो फिर फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे, जर्मिनेशन भी नहीं करेंगे. तो इन सीड्स को हम आर्टिफिशियली, ओके, हम कई बार उनको आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ठंड में रखते हैं कुछ देर. जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी अगर आप चाहें यहाँ पे उगाना, हिमाचल में उगाना, तो आपको उसका उस फ्रूट में से सीड निकाल के उसको कम से कम 3 हफ्ते आपको फ्रिज में रादर फ्रीज़र में रखना पड़ेगा. उसके बाद ही वो जर्मिनेट करेगी. अगर आप सीधा उसको लगा देंगे तो इट विल नॉट जर्मिनेट. या फिर ये होगा कि नेचुरली उसको आपको ये करना पड़ेगा कि स्ट्रॉबेरी का फ्रूट जो है उसको आप बर्फ़ में गिरने दें, फ्रूट सड़ जाएगा धीरे धीरे, सीड्स ठंडे स्नो में पड़ी रहेंगी, जब स्नो मेल्ट होगी तो वो जर्मिनेट करेंगे. तो अगर हम आर्टिफिशियली, इफ़ वी आर्टिफिशियली गिव कोल्ड ट्रीटमेंट यूजिंग artificial means like refrigerators to seeds before sowing them, that is called vernalization. इन सीड्स में एक केमिकल बनता है वर्नलिन, जो तभी बनता है जब आप इसको कोल्ड को एक्सपोज करेंगे. जब तक ये केमिकल नहीं बनता ये सीड्स जर्मिनेट नहीं करती. ओके, सो सिंस वी हैव प्लांट्स लिविंग इन वाटर ऑल्सो, पानी में भी हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो प्लांट्स में टेम्परेचर जोन्स, सॉरी वाटर में जो टेम्परेचर जोन्स हैं, लेट्स लुक एट देम. इफ यू लुक एट अ लेक, यू विल फाइंड देयर आर 3 वेरी डिस्टिंक्ट जोन्स. 3 बड़ी क्लियर कट जोन्स हैं. सबसे
ऊपर वाली जोन को हम एपिलिम्नियन कहते हैं, बीच वाले को थर्मोक्लाइन और सबसे बॉटम वाले को हाइपोलिम्नियन। ओके, अब इसमें आप देखेंगे हाइपोलिम्नियन जो है उसमें सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच रही है, लेकिन उसको जो अर्थ है उसके नीचे से हीट मिल रही है, जियोथर्मल हीट एक्सचेंज हो रहा है। एपिलिम्नियन जो है उसमें आपको यू आर गेटिंग सनलाइट, यू आर गेटिंग ऑक्सीजन, यू आर इवन गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो देयर विल बी फाइटोप्लैंक्टन, लॉट्स ऑफ प्लांट्स देयर। थर्मोक्लाइन में थोड़ी बहुत सनलाइट होती है और वहाँ पे टेम्परेचर पानी का थोड़ा कूल होता है, ठंडा होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत गर्म पानी में नहीं रह सकते वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर होता है यहाँ पे, और सनलाइट भी पेनिट्रेट करती है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड एरिया फॉर not just animal, not just plant growth, but also for lots of animals, lots of marine life, lots of fishes, etc. you will find in the thermocline zone. हाइपोलिम्नियन में देखिए ना तो वहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है, ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत है, इसलिए वहाँ पे जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली सबसे कम है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, वही आपको रिटर्न फॉर्म में है। एपिलिम्नियन इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लेक, इट इज वार्म बिकॉज ऑफ सनलाइट, इसमें टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है, इसका पीएच हाई होगा, एल्कलाइन पीएच होगा, इसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, सो दैट it receives sunlight, carbon dioxide, oxygen, resulting in lots of plant life, lots of phytoplankton. Okay, but problem क्या होती है? Phytoplankton when they grow, they absorb nutrients from the water. Soil तो है नहीं है, so they will absorb nutrients from the water, and when they die, they will sink to the hypolimnion. बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, जब मर जाएंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है, डूब जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में है, वो नीचे चले जाएंगे, वो ऊपर वाली लेयर में नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट एपिलिम्नियन हैज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Alright, thermocline is a thin layer that is present between the epilimnion and the hypolimnion. Okay, it divides the upper layer and the lower layer. So most of the sunlight is absorbed in the upper layer, but some of it comes here also. And then there is mixing of upper warm water and lower cold water. So it is a perfect temperature for the growth of submerged plants and animals. इस एरिया में टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल सही हैं, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इसकी वजह से प्लांट्स यहाँ काफ़ी होते हैं और एनिमल्स भी काफ़ी होते हैं। प्लांट्स सबसे ज़्यादा तो उसी में होंगे, अपर लेयर में, एपिलिम्नियन में, लेकिन यहाँ पे एनिमल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अपर लेयर और द लोअर लेयर। ओके, सो इट इज़ द dense bottom layer of water, ठीक है, it is the coldest layer of water in summers, and in winters it is warm. Why? Because upper layer loses heat due to radiation. जो ऊपर वाला पानी है उसमें रेडिएशन की वजह से रात को हीट निकल जाती है, इसलिए ये विंटर में वार्म होगा और समर में कोल्ड होगा, लेकिन इसमें जो है सनलाइट कम है, इसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए प्लांट लाइफ बहुत कम होगी। अब प्लांट लाइफ बहुत कम होगी तो ऑब्वियसली एनिमल लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए जो बड़े बड़े कार्निवोर हैं, शार्क्स, वेल्स, वो इस एरिया में आ सकते हैं, क्रोकोडाइल्स वो यहाँ रह सकते हैं इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ अ लेक, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑल्सो लेस हेयर, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन कम है, राइट। सो दिस इज अबाउट impact of temperature on plant life in general, right? So with this we have completed all the factors responsible for distribution of plants in the ecological area. All right, thank you.